Okay, students, so we are starting with this poem. This is going to hurt just a little bit. Okay? लाइक वेस्टर्न कल्चर में जो है या फिर जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होने वाले जो कल्चर्स हैं उनमें टूथ फेरी का एक फोकलोर है। टूथ फेरी की एक लोक कथा है। इसके मुताबिक जो है कोई बच्चा जब अपना अपना दूध का दांत जब उसका टूटता है तो उसे जो है उसे अपने तकिए के नीचे उसे रखना है। ओके, टूथ फेरी जो है वो चुपचाप आती है, दांत लेती है और उसके बदले में एक सिक्का रख के चली जाती है। अब क्या लगता है कि हमारे इंडिया में भी कुछ इस तरह की कहानियां हैं क्या? हम्म अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई कहानी है आपके आसपास में, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, यू कैन आस्क योर एल्डर्स, देन यू कैन ब्रिंग दोज स्टोरीज टू द क्लासरूम एंड डिस्कस विद योर स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स। अब ये पोएम जो है दिस इज रिटन बाय ऑर्गन नैश एंड नैश वाज एन अमेरिकन पोएट। नैश जो है वो अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने कि अपने ह्यूमरस और बोल्ड पोएट्री के लिए काफी नाम कमाया। ओके, नैश जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे and before he became a famous poet he took up various types of jobs। एक फेमस पोइट बनने से पहले उन्होंने जो है कई तरह के काम किए, एडवर्टाइजिंग, टीचिंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह। On attaining considerable popularity, Nash devoted all his time to poetry। काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद नैश ने अपना सारा टाइम जो है वो पोएट्री को डिवोट कर दिया। His poetic style is identified by its glaringly off rhyme, jarring digressions and disorderly stanzas। उनके पोइटिक पोइटिक स्टाइल का जो है की फीचर सब जान लीजिए। पहला बात कि ये भयानक तरीके से ऑफ राइम हो सकता है, यानी कि इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो भयानक तरीके से गायब हो सकती है। बहुत ही जो है कंफ्यूज करने वाला डाइग्रेशन आपको मिल सकता है कि बात किसी और की चीज की चल रही है और किसी और चीज के बारे में वो बात करने लग जाएंगे, और स्टैंजाज जो होंगे उनमें कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है नैश की इस पोएट्री को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से क्या क्या चीज मौजूद है। Now in this case the speaker goes to the dentist to fix his tooth। Okay, इस केस में जो है स्पीकर जो हमारा है या नरेटर जो हमारा है वो डेंटिस्ट के पास जाता है अपना दांत दुरुस्त करवाने के लिए। ओके, अब स्पीकर बेचारे का अनुभव सुनिए। One thing I like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open। कि एक चीज जो कि मुझे बाकी सब चीजों से कम पसंद है वो है डेंटिस्ट के चेयर में बैठना ऐसे करके, मुंह खोल के नहीं, माय माउथ वाइड ओपन। ओके, एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होप ओपन। यहाँ पर होपन कोई वर्ड नहीं है, ये होपिंग, HOPING, होपिंग वर्ड जो है उसको यहाँ पर होपन लिख दिया गया है। तो पॉइंट ये कहता है, तो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है आप किसी ऐसी चीज की अपेक्षा रखते हैं जिसके होने का चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इसकी अपेक्षा रखते हैं, है ना। तो ऐसा ही है कि मुझे ये दोबारा ना करना पड़ेगा, ये एक ऐसा होप है जो कि मैं होप के अगेंस्ट होप करता हूं, है ना। यानी कि दोबारा जाने का चांस बहुत ज्यादा है। ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं दैट लेट्स से दैट आपने कुछ गलती की हो और किसी ने देख लिया हो और आपको पता है कि ये खबर अगर घर पे पहुंची तो आपको जो है पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। Now, in such cases, you are, like hoping against hope that that person will not tell this thing to your parents. Okay? क्योंकि आपको लगता है बहुत ज्यादा चांस है कि वो बोल देगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद हम रखते हैं नहीं बताएंगे वो, है ना। दैट इज कॉल्ड होपिंग अगेंस्ट होप। सो द पोएट इज आल्सो, स्पीकर इज आल्सो सेइंग कि मुझे ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसा होप है जो कि मैं होप के अगेंस्ट होप कर रहा हूं। क्यों ऐसा है, पोएट क्यों डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता है, तो देखिए रीजन बताते हैं वो एक एक करके आपको। Because some tortures are physical and some are mental, but the one that is both is dental। क्योंकि कुछ टॉर्चर जो है वो फिजिकल होते हैं शरीर के, एंड सम आर मेंटल, कुछ दिमाग के। लेकिन ऐसा टॉर्चर जो दोनों शरीर और दिमाग दोनों को असर डालता है, दैट इज डेंटल प्रॉब्लम। इट इज हार्ड टू बी सेल्फ possessed with your jaw digging into your chest। अपने आप पे कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल है जब आपका जॉ जो है वो आपके चेस्ट में ऐसे करके घुसा जा रहा है। So hard to retain your calm when your fingernails are making serious alterations in your lifeline or love line or some other important line in your palm।
ओके। शांति बनाए रखना, अपने आप को शांत रखना, ये बड़ा मुश्किल है जब आपका जो है दर्द की वजह से आपका फिंगर नेल जो है वो ऐसे आपकी हथेलियों को जो है एकदम से दबा रहा है, और इतना जोर से दबा रहा है कि आपका लाइफ लाइन या लव लाइन या कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन जो है बेचारा चेंज हो जाए। तो ऐसे में अब काम बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, ये पोइट कह रहा है। यहाँ पर ऑफ कोर्स पोइट जो है वो थोड़ा सा फिगरेटिवली बात कर रहा है या एग्जैजरेट थोड़ा सा कर रहा है। यू सी लाइक we have lines on our palm, right? तो ये जो लाइंस है, पोइट ये कहता है कि इतना जोर से आप दर्द में जो है इतना जोर से अपना नाखून गराते हैं इसमें कि शायद ये लाइन भी चेंज हो जाए। तो ऐसे में जो है अपने आप को शांत रखना मुश्किल होता है। So hard to give your usual effect of cheery benignity when you know your position is one of the 2 or 3 in life most lacking in dignity. डिग्निटी का मतलब होता है जो इज्जत प्रतिष्ठा हमारी होती है ना, वो तो मतलब कि जब आपको पता है कि आप लाइफ के उन 2 या 3 में से एक ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहां पर कि आपका डिग्निटी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है खुश और डिसेंट रहना जो है बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? क्यों ऐसा कहता है पोइट? तो देखिए इसका भी रीजन है कि आपका मुंह खुला हुआ है, लार वगैरह टपक रहा होगा, कोई आपके मुंह में जो है अथरा उथरा दे रहा है, आप बंधे हुए हैं, नहीं बड़ा बेचारा टाइप का नहीं फील होता है, सारी डिग्निटी खत्म हो जाती है, सारी इज्जत खत्म हो जाती है वहां पर। एंड योर माउथ इज लाइक ए सेक्शन ऑफ रोड दैट इज बीइंग वर्कड ऑन। और पोइट जो है, स्पीकर जो हमारा है, वो यहाँ पर इस सिमिली के थ्रू भी जो है इस बेइज्जती को और आगे बढ़ा रहा है। स्पीकर यहाँ पर जो है माउथ को किससे कंपेयर कर रहा है? सिमिली मतलब जब आप 2 डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं। एंड योर माउथ इज लाइक ए सेक्शन ऑफ रोड दैट इज बीइंग वर्कड ऑन। आपका मुंह जो है ना वो रोड के उस हिस्से की तरह है जिस पर कि काम चल रहा है। ओके, एंड इट इज ऑल cluttered up with stone crushers and concrete mixers and drills and steam rollers. Okay, and there isn't a nerve in your head that you aren't being worked on. Okay, तो आपका मुंह जो है, आपका जो माउथ है वो कैसा है? तो जिस रोड का रिपेयर जो चलता रहता है ना, उस रोड की तरह है जहां पर कि स्टोन क्रशर, कंक्रीट मिक्सर, ड्रिल और स्टीम रोलर सब पड़ा हुआ है एकदम से, और आपके हेड में एक भी ऐसा नर्व नहीं है जिसको कि अर्क नहीं किया जा रहा हो। अर्क मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना। ओके, तो आपके दिमाग का एक भी ऐसा नर्व नहीं है जिसको कि परेशान ना किया जा रहा हो इस डेंटिस्ट के यहाँ। फिर आगे कहता है, ओ सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट एनफ टू बी स्ट्रंग अप बाय थम्स। स्ट्रंग अप का मतलब क्या हो जाता है? मारा जाना, है ना? तो यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है वो इलाज करता है तो वही अंगूठे से ही पकड़ के करता है ना। तो वही कहता है कि सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट एनफ टू बी स्ट्रंग अप बाय थम्स। कुछ लोग बेचारे बदकिस्मत वाले होते हैं, है ना, कि थंब से जो है उनको लटका के मार दिया जाता है। एंड अदर्स हैव थिंग्स डन टू देयर गम्स। दूसरे का कुछ और भी होते हैं जैसे कि मसूड़े वगैरह का कुछ काम चल रहा होता है। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड। और आपका दांत जो है ना वो मेनली उसका पॉलिश होना है। लेकिन जब आप उस डेंटिस्ट के पास यहाँ जाइएगा, बट यू हैव रीजन टू बिलीव दे आर बीइंग डेमोलिश्ड। लेकिन आपके पास जो है ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त वजह होगी कि आपके दांतों को जो है बिल्कुल डेमोलिश किया जा रहा है, दैट दे आर बीइंग डेमोलिश्ड, उनको ढहाया जा रहा है। डेमोलिश मतलब होता है किसी चीज को ढहा के गिरा देना। And the circumstance that adds most to your terror is that it's all done with a mirror. और वो चीज जो कि आपको सबसे ज्यादा आतंकित करती है या आपके आतंक को सबसे ज्यादा जो है बढ़ाती है, वो ये है कि वो डेंटिस्ट ये सारा काम एक मिरर के हेल्प से कर रहा है। डेंटिस्ट आपके मुंह के अंदर तो आंख घुसा के नहीं ना देख लेगा, वो क्या करता है, वो मिरर के हेल्प से ही अंदर देखता है और तब उसका जो है इलाज वो करता है। Because the dentist may be a bear, or as the Romans used to say, right, only they were referring to a feminine bear when they said it, an ursa. क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो एक भालू हो सकता है, या फिर जैसा कि रोमन्स कहा करते थे कि वो लोग फेमिनिन बेयर, जिसको कि वो लोग अर्सा कहते थे। बट ऑल द सेम, हाउ कैन यू बी श्योर व्हेन ही टेक्स हिज क्रॉबार इन वन हैंड एंड मिरर इन द अदर, ही वोंट गेट मिक्स्ड अप। लेकिन जो भी हो, रोमन्स जो है वो डेंटिस्ट को बेयर कहते हो, या रोमन्स जो है वो फीमेल बेयर को जो है अर्सा कहते हो। ये डाइग्रेशन का एग्जांपल हो गया जहां पर टॉपिक जो है वो ऑफ टॉपिक चला गया है ना। लेकिन आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि जब वो हाथ में क्रॉबार लेता है, अगेन क्रॉबार जो है वो क्या कहते हैं उसको, गेटवे तोड़ने के लिए जो है यूज होता है ना।
ईट वीट उखाड़ने में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पोएट क्रॉबार का यूज कर रहा है दांत उखाड़ने के टूल के तौर पर। तो ऑन द सेम, हाउ कैन यू बी श्योर व्हेन ही टेक्स हिज क्रॉबार इन वन हैंड एंड मिरर इन द अदर ही वॉन्ट गेट मिक्स्ड अप। जब वो एक हाथ में क्रॉबार लेता है और दूसरे में मिरर लेता है तो वो मिक्सअप नहीं करेगा, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। मिक्सअप मतलब होता है कंफ्यूज होकर किसी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना। The way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror and forget that left is right and vice versa. जैसे आप आईने के सामने में बो टाई बांधने जाते हैं ना, बो टाई छोटा सा होता है यहाँ पर, और आप उस समय भूल जाते हैं कि लेफ्ट जो है वो राइट है और राइट जो है वो लेफ्ट है। तो वैसे ही क्या ये डेंटिस्ट नहीं कंफ्यूज हो सकता है? क्या वो जो है मिक्सअप नहीं कर सकता है? एंड देन एट लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल। और अंत में जो है वो डेंटिस्ट क्या कहता है कि चलिए बस इतना ही था। बट इट इजंट, लेकिन वो इतना ही नहीं है, बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ विद फ्रॉम सेलर टू रूफ। क्योंकि तब जो है वो आपके पूरे माउथ पर जो है एक पेंटिंग टाइप का जो है या कोई जो है ऑइंटमेंट जो है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक लगा देता है, with something that I suspect is generally used to put a shine on a horse's hoof। और किस चीज से वो कोटिंग करता है, किस चीज से वो कलर करता है? तो स्पीकर को शक है कि शायद उस चीज का यूज जो है ना वो घोड़े के खुर को जो है चमकाने के लिए किया जाता है, उसी पॉलिश से जो है पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जो है वो कोटिंग कर देता है। एंड यू टॉटर टू योर फीट। नहीं, डेंटिस्ट के चेयर से आप उठते हैं, आप थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट जो होता है वो कुछ दवा ववा दे देता है ना, थोड़ा सा सुन्न करने के लिए, है ना, तो इसलिए जो है लोग खड़े भी होते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाते रहते हैं। एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक, चेयर से उठने के बाद आप लड़खड़ाते हैं और फिर जो है आप सोचते हैं, वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वाज ओनली दिस वंस, कि चलिए सब कुछ जो है पूरा हो गया है और बस एक बार की बात है। ओके, एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। अब यहाँ पर जो है पोइट जो है वो एक तो राइम क्रिएट कर रहा है वंस और मंथ्स के बीच में, लेकिन एक्चुअली पोइट यहाँ पर कहना चाहता है मंथ। और एक बात है कि जब आप डेंटिस्ट के यहाँ से निकलते हैं और जब वो आपका पूरा वो दांत वांत का इलाज करता है ना, तो आपकी आवाज जो होती है वो थोड़ी सी जो है अजीब तरह की हो जाती है, हवा थोड़ा सा ज्यादा पास करता है। तो इसीलिए भी जो है पोइट जो है वो मंथ को क्या लिख रहा है यहाँ पर, मंथ्स। तो वेल, आप जो है लड़खड़ाते हुए उठिएगा और सोचेगा कि चलो सब खत्म हुआ और सिर्फ एक बार की बात थी, और तभी डॉक्टर बोलेगा कि कोई बात नहीं, 3 महीने में आप आ जाइएगा। फिर जो है फाइनल स्टैंजा पोएट कहता है, एंड दिस ओ फेट इज आई थिंक द मोस्ट विशियस सर्कल दैट दाउ एवर सेंटेस्ट। यहाँ पर सेंट को जो है सेंटेस्ट का लिखा है पोएट ने। तो पोएट जो है अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है या किस्मत को पुकारता है कि यही मेरी नजर में यही सबसे खराब या सबसे बड़ा विशियस सर्कल है जो कि आपने कभी मेरे जीवन में भेजा है या किसी के जीवन में भेजा है। विशियस सर्कल मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ऐसे इवेंट्स का सीक्वेंस जहां पर कि एक प्रॉब्लम जो है वो दूसरे प्रॉब्लम को पैदा करता है, वो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो तीसरे प्रॉब्लम को पैदा करेगा, और वही प्रॉब्लम फिर घूम के पहले प्रॉब्लम को फिर से जो है कंटिन्यू करेगा। दैट इज कॉल्ड विशियस सर्कल। तो यही पॉइंट कहता है कि ये सबसे बड़ा विशियस सर्कल है जो कि आपने कभी मुझे भेजा है। that man has to go continually to the dentist to keep his teeth in good condition, when the chief reason he wants his teeth in good condition is so that he won't have to go to the dentist। कि आदमी को जो है लगातार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है अपने दांत को सही कंडीशन में रखने के लिए, जबकि मेन रीजन जिसकी वजह से वो अपने दांत को अच्छे कंडीशन में रखना चाहता है वो ये है कि ताकि उसे डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। ओके, ठेठी भाषा में जो है इसी के लिए एक वर्ड होता है। कैन यू गेस दैट फ्रेज? दैट फ्रेज इज जयलेल भिन भेलो सैभेल बखड़ा। So anyway, students, I hope that you enjoyed this particular poem, and now you can go through this poem on your own and see if you have understood it well. If you have trouble understanding this poem, you can just go through the video once again. Thank you.